वेलकम बच्चों। बच्चों मैथमेटिक्स तो समझ में आ रही है स्कूल में, मगर फिजिक्स में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। फिजिक्स में जब चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, इनके न्यूमेरिकल बन नहीं पा रहे हैं और ना ही कंसेप्ट कुछ अच्छे से समझ में आ पा रहा है। बच्चों यहां से अपन शुरू करते हैं आज से इलेक्ट्रिसिटी कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी और कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। एक करके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की पूरी एक वीडियो सीरीज बना देते हैं और साथ में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स ऐसे हो सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या कौन कौन सी केस स्टडी इनमें से बन सकती है, वो सारी हम ट्राई करेंगे इस चैनल पर कवर करने की। ठीक है, चालू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ विशेष बात नहीं है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी क्या है ये सब आप लोग जानते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर साइंस में पढ़ चुके हो कि एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है? जब भी कोई भी काम करना होता है, कोई भी वर्क करना होता है, तो वो वर्क कैसे करेंगे, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो एनर्जी के बिना वर्क नहीं हो सकता है और बिना वर्क के एनर्जी नहीं आ सकती है, दोनों म्यूचुअली कन्वर्टिबल है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो लाइट भी क्या है? एक तरीके से टाइप है एनर्जी का, और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एनर्जी का एक टाइप है। आपने 9th क्लास के अंदर एनर्जी के टाइप्स पढ़े हैं। कौन कौन से टाइप्स पढ़े हैं? एक आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा होगा। इस तरह की कुछ एनर्जी होती है। अब इन्हीं एनर्जी का यूज करके हम एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स बना सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स बना सकते हैं एनर्जी के? इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जब आपने फिजिक्स का लास्ट चैप्टर साउंड पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, तो साउंड के अंदर भी आपने सुना था कि साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। हमारे पास इसी 10th क्लास के अंदर लाइट वाला चैप्टर भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। और क्या फॉर्म हो सकता है? केमिकल एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, और भी बहुत तरह के फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। अब क्या करता है ये एनर्जी का फॉर्म हमारे लिए? तो ये मदद करता है हमारे सारे लैंप्स को ग्लो करवाने में। इसकी वजह से हमारे लैंप लाइट्स करते हैं और ये हमारे मशीन्स, फैंस वगैरह को रन करवा सकता है। इस तरीके से आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, होपिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप जानते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जानते हैं कितने तरह के चार्ज है? दो तरह के चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट, जिसको आप एटम वगैरह कहते हैं अभी तक, वो एटम भी काय के मिलकर बने हुए हैं। थोड़ी बहुत स्टडी आप 9th में करके आए हो, आपने पढ़ा होगा कि एवरी एटम कंसिस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हम देखेंगे मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट्स है, कहीं ना कहीं वो क्या है? चार्ज है। ठीक है, तो दो तरह के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्या होगा जब दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में मिलाया जाए? सिमिलर चार्जेस और अपोजिट चार्जेस, इनको हम लाइक और अनलाइक चार्जेस भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलर चार्जेस या तो हम दो पॉजिटिव मिलाएं या हम दो नेगेटिव मिलाएं। ठीक है, अपोजिट चार्जेस या मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरी तरीके से देखोगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बात वही हो गई है। अपोजिट चार्जेस और सिमिलर चार्जेस दो तरह के चार्जेस हैं। अब जब दो सिमिलर चार्जेस इंटरैक्ट करेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब ये एक दूसरे को धक्का देंगे। और दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बातें आप सभी ऑलरेडी जानते हो।
इसलिए इन चीजों पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। अगर दोनों ही सिमिलर हैं तो वो रिपेल करेंगे, दोनों ही अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब चार्ज की एक एसआई यूनिट होती है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? तो कूलम्ब है। काय से डिनोट करेंगे इसको? सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हमने बोला है कि चार्ज कौन से देखे हमने? पॉजिटिव चार्ज देखे और नेगेटिव चार्ज देखे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम चार्ज कह रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चार्ज होता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में पोलैरिटी का फर्क है। एक नेगेटिव शो करेगा, एक पॉजिटिव शो करेगा। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी यहां तक? ठीक है बच्चे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, हमें मालूम है कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कोई और कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई और पार्टिकल्स तो है ही नहीं। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन हो सकता है इसका, वी नो दैट नंबर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? इतने कूलम के बराबर है। कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का, या फिर इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्यों करा है आ जाएगा समझ में। हमें 1 कूलम के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो हियर वी हैव 1 कूलम। तो 1 कूलम कैन बी रिटन एज 1 by 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हो आप डेसिमल हटा के, और आप थोड़ा इसको सॉल्व करने जाएंगे कुछ तो नीचे 16 दे सकते हैं हम। अब यहां पर जब मैंने डेसिमल हटाया ऊपर 10 लगा। अब यहाँ 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19 हो जाएगा। अब +19 में से एक 0 और दे दिया तो यहाँ कितना हो गया? 10⁻18। इस 16 से मैं 100 को कैंसिल कर सकता हूं, तो कुछ आ जाएगा। 16 6 96, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। 0 डेसिमल लगा दिया इसलिए 0 लग के 40 हो गया, और 2 टाइम में 32 8 बच गया, 5 टाइम में 80 और खत्म। अगर पूछा जाए 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्राइज करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बना रहे हैं, तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर 10⁻18 है, मतलब 6 के पीछे 18 डिजिट्स और आने हैं अभी। ओके, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। 1 कूलम का चार्ज कोई छोटी मोटी बात नहीं। होपिंग इतना क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, इन दोनों के नाम आपने सुने होंगे, वन इज कंडक्टर एंड अनदर इज इंसुलेटर। हिंदी में कहते हैं सुचालक और कुचालक। क्या है? कंडक्टर उनको कहेंगे दोज मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं, या फिर जो अलाउ करते हैं कि हाँ इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। मान लो यहां पर एक मेरे पास मेटेलिक वायर है, लेट इट इज कॉपर का वायर है, और एक मेरे पास वायर है प्लास्टिक का वायर है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब अगर
इनसे मैं एक सर्किट बनाता हूं। सर्किट बनाता हूं मतलब यहां पर एक बल्ब लगा देता हूं, यहां एक बैटरी लगा देता हूं। क्या चलेगा बल्ब? तो ऑब्वियसली ग्लो करेगा। क्यों करेगा ग्लो? क्योंकि कॉपर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये ग्लो करेगा। वहीं पर अगर मैं यहां पर प्लास्टिक का वायर यूज करूंगा तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? चाहे हम बैटरी बिल्कुल नई ब्रांड लाके लगा दे या कुछ भी करे, तो ये ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम जानते हैं प्लास्टिक के अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी चीजें जिनके अंदर से करंट पास हो जाएगा, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और ऐसी चीजें जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, उनको इंसुलेटर कहेंगे। घर के अंदर हमारे जो वायरिंग्स होती है, आप सभी जानते हैं, या तो उनके अंदर मटेरियल यूज होता है कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो लगभग लगभग सारे नहीं, लगभग लगभग ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कंडक्टर्स हैं, और लगभग लगभग सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो इंसुलेटर हैं। सारे नॉन मेटल्स जो हैं इंसुलेटर हैं। इनके बीच में और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि 2-3 मेटल से मिलकर हम कुछ नया बनाते हैं, नया मेटल, वो अलॉयज होते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मगर इनकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी मेटल की होती है। ठीक है, अब इनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होने की वजह से इनके और भी बहुत ज्यादा यूजेस है जो आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेटल्स, इंसान खुद, ह्यूमन बॉडीज, सॉल्टेड वाटर, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वहीं पर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स, प्लास्टिक, रबर, वुड, क्लॉथ, दीज आर द इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात समझ में आ गई होगी और पहले से ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। ठीक है, मगर आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो कंडक्टर को कंडक्टर बनाता है और इंसुलेटर को इंसुलेटर? कहने का मतलब ये हुआ है कि दोनों ही कुछ मटेरियल, अब कुछ मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहे हैं और कुछ मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहे। क्या कारण है? तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर में जो मेन फर्क है वो है इनके कंपोजिशन का। कंडक्टर्स के अंदर मान लो ये एक कॉपर की प्लेट है। ठीक है, आप लोग एटम पढ़ के आए हैं, यहां एक कॉपर का एटम है, यहां एक और एटम है, यहां एक और एटम है, ऐसे बहुत सारे करके ये प्लेट पूरी बनी हुई है। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये कॉपर का एटम्स हैं और ये पूरा कॉपर हमारा मटेरियल है। ठीक है, मेटल्स में या फिर कंडक्टर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में है वो न्यूक्लियस के साथ इतना टाइटली बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रूम टेम्परेचर पर भी, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये मेटल के अंदर इधर उधर घूम सकते हैं, रैंडम मोशन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर इंसुलेटर के अंदर ये चीज नहीं है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। अभी क्या होता है, जब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करूं, मानो, अब बैटरी का एक पॉइंट क्या होता है पॉजिटिव, एक पॉइंट क्या होता है नेगेटिव, हम जानते हैं। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। उसकी टेंडेंसी क्या होगी? पॉजिटिव की तरफ जाने की और नेगेटिव से दूर भागने की। नेगेटिव किधर है? इधर है। तो यहां से दूर भागकर इन इलेक्ट्रॉन अपने आप को किस तरीके से अलाइन कर लेंगे कि मैं चाहता हूं कि मैं पॉजिटिव की तरफ चले जाऊं। ठीक है, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कहीं ना कहीं ये सब अलाइन होकर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं या करंट को पास होने देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्यों कंडक्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है और क्या कारण है कि इंसुलेटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट हो सकता है।